नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में नौकरानी से बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे बाद आरोपी महिला वकील की क्यों नहीं हुई है गिरफ्तारी, ये बड़ा सवाल। पुलिस ने एफआईआर के बाद भी आरोपी महिला को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। महिला वकील की क्रूरता कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बदसलूकी करती हुई दिखाई दे रही हैं। थाना फेज 3 के क्लियो काउंटी के सेक्टर 121 का यह पूरा मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौकरानी के साथ अभद्रता, बदसलूकी की गई। खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निशांत जी, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, नोएडा में जो काम करने वाली महिला आती थी उसके साथ बदसलूकी की गई, आखिर अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है वकील महिला की? देखिए, बिल्कुल समाज को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है। सबसे बड़ी बात है कि नोएडा जैसी हाईटेक सिटी और हाईटेक एक सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से ये घटना सामने आई है कि एक प्रोफेशनल जो मालकिन है, महिला वकील, उसके द्वारा अपनी एक घरेलू सहायिका के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। उस वक्त 6 महीने तक बंधक बनाया जाता है और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि 31 अक्टूबर को इसका अनुबंधन पूरा हो चुका था और उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसे जबरन उसे प्रताड़ित किया गया, लगातार उसके साथ मारपीट की गई। वो लगातार देखा जाता था कि घरेलू जो सहायिका थी वो कहीं ना कहीं अनीता जिसका नाम है, वो अपने घर जाने के लिए लगातार प्रयास करती थी। मथुरा की रहने वाली थी और कहीं ना कहीं उसके साथ उसे जबरन बंधक बनाया जाता था। और जो प्रोफेशनल मालकिन जो वकील है, जो आरोपी महिला वकील है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट करती रही। हालांकि इस मामले में जो है 24 घंटे पहले एफआईआर दर्ज थाना फेज 3 द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक नोएडा पुलिस, जो फेज 3 पुलिस है, वो गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे हाईटेक सेक्टरों में, ऐसी हाई राइज सोसाइटियों के अंदर इस तरीके की घटना होने के बाद कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि एक जो आरोपी वकील, जो एक प्रोफेशनल होने के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम देती है, जबरन एक जो अपनी सहायिका, जो नौकरानी है, उसके साथ इस तरीके की मारपीट की जाती है, उसे बंधक बनाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके पूरे शरीर पर, उसके सर से लेकर पैर तक चोट के निशान हैं, चाकू के निशान हैं, जलाने के निशान हैं, तमाम तरीके से नोकीले जो कुछ जो उपयोग के द्वारा उसे मारा गया है, पीटा गया है। और कहीं ना कहीं अब जो इस मामले में जब परिजनों को सूचना दी जाती है तो परिजन जो मथुरा से उसके पहुंचते हैं। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज थाना फेज 3 कराई गई है, 24 घंटे पहले एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन जो आरोपी जो एक मालकिन है वो कहीं ना कहीं अभी फरार है। इस तरीके की घटना आना एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। समाज को एक शर्मसार कर रहा है, बदनाम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना सामने देखी गई है। हालांकि अब इसकी कब गिरफ्तारी होगी, कब आरोपी जो मालकिन है उसकी कब गिरफ्तारी होगी, ये तमाम तरीके से यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक समाज को गंदा करने में मेन जो इस तरीके की जो घटना हुई है, एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। बिल्कुल निशांत, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि एक लिटरेट महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, वकील जो महिला जिन्होंने ये पूरी हरकत की है, तो ऐसे में क्या समाज को संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से एक काम वाली बाई के साथ, जो घर में आपके आकर काम करती है, नौकरानी है आपके घर में, आपकी सहायता करती है, उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की गई? देखिए, जो घरेलू सहायिका को एक पूरी तरीके से घर का काम करती है, पूरा एक घर के अंदर आती है, सहयोग करती है और कहीं ना कहीं वो खाना भी बनाकर खिलाती है, और उसके साथ इस तरीके की घटना की जाए तो कहीं ना कहीं समाज में ये एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है। और कहीं ना कहीं इस जो आरोपी महिला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मालकिन जो है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी 24 घंटे बीत गए हैं, कार्रवाई इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं हो पाई है। समाज को इसने गंदा किया। एक हाई राइज सोसाइटी के अंदर केलो काउंटी जो सेक्टर 121 सोसाइटी का मामला है। हालांकि 2 दिन पहले ये सीसीटीवी
जो इसका सामने आया है। हालांकि कई बार उसने जबरन फ्लैट से पीछे से उतरने की भी कोशिश की, लिफ्ट से भी उतरने की कोशिश की, लेकिन आरोपी जो महिला है, जो मालकिन है, जो वकील है, वो कहीं ना कहीं उसको जबरन पकड़ लेती थी। उसके बाद उसके साथ मारपीट करती थी, उसको बंधक बनाती थी, उसको साथ प्रताड़ित करती थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद घटना आई है। हालांकि इसमें नोएडा पुलिस को तमाम ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि देखा जाए इस तरीके से कितने लोगों के घरों में, जो हाई प्रोफाइल घर है, उनके अंदर इस तरीके से सहायिका जो है वो काम करती होंगी। किस तरीके से ऐसे और भी मामले हो सकते हैं, इनमें जांच करनी चाहिए। नोएडा पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा किसी के साथ इस तरीके की घटना सहायिका के साथ ना हो। निशांत, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से भी तस्वीरें कैद की गई है, न्यूज़ वन इंडिया भी दिखा रहा है तस्वीरें, और अब ये वीडियो भी वायरल हो गया है, तो क्या और क्या सबूत चाहिए पुलिस को? क्योंकि नोएडा पुलिस फिलहाल एफआईआर दर्ज कर चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, सीसीटीवी जो वीडियो सामने आई है उसके साथ साथ जो अनीता है, जो सहायिका है, उसका मेडिकल नोएडा फेज 3 द्वारा कराया गया है। हालांकि उसके पूरी बॉडी पर चोट के निशान हैं, जलाने के निशान हैं, तमाम तरीके से वो चोटिल हुई पड़ी है। उसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के आधार पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अब गिरफ्तारी की बात की जा रही है। पुलिस का दावा है कि कई टीमें लगाई गई हैं, लेकिन जो आरोपी महिला है, इस तरीके के जो मामले सामने आया है, जो मालकिन है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसा कोई ना करे, इसलिए इनको सचेत कड़ी कार्रवाई हो जिससे नोएडा पुलिस की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं ये समाज में मैसेज जाए कि इस तरीके की घटना ना हो, उस पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक कार्रवाई होती है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए निशांत। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ओडिशा दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जलेशापेटा आश्रम का ये बड़ा दौरा, एक कन्याश्रम का भी उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुरी के चिल्का विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करते दिखाई देंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे पुरी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। नचुनी कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। अगले साल ओडिशा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसके मद्देनजर भी मंथन किया जा सकता है, रणनीति बनाई जा सकती है। पुरी के चिल्का विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करते दिखाई देंगे। दोपहर 3 बजे समय प्रस्तावित है। दोपहर 3 बजे पुरी पहुंचेंगे, जिसके बाद नचुनी कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भी शामिल हो सकते हैं इसमें, और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बड़ा दौरा। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोविड के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मेडिकल तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। आज रोहिणी एसडीएम शहजाद आलम ने मंगोलपुर स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्पिटल में सीएमओ के साथ तैयारियों का निरीक्षण किया और आपात स्थिति की से निपटारे के लिए भी व्यवस्थाओं की जांच की। आपको बता दें कि एसडीएम रोहिणी शहजाद आलम ने बात कही है। उन्होंने बताया है कि हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 300 बेड मौजूद है, साथ ही सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है, 80 बेड पर वेंटिलेटर उपलब्ध है। और एसडीएम ने आगे भी बताया कि हॉस्पिटल में कोविड जांच सेंटर भी बनाया गया है, जहां मरीज अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से सीधे, जहां पर कोविड को लेकर अब प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। तमाम जो निर्देश दिए गए हैं किया, और यहाँ पे मद्देनजर देखते हुए हमने यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस चेक किया, और यहाँ पे हमारे एडीएम साहब भी आए थे, और हमने जब देखा तो यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट बेड्स है। हमारे पास यहाँ पे 300 टोटल बेड्स हैं, जिसमें लास्ट टाइम भी कोविड में यहाँ से 150 बेड्स यूज़ हुए थे। सभी बेड्स पे ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहे हैं। 80 बेड्स पे हमें वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें अभी तक जहाँ तक नज़र आया, हमारे पास प्रिपेयर्डनेस काफ़ी अच्छा है, एंड जो भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज 138वां स्थापना दिवस मना रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज 28 दिसंबर को, यानी कि आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर झंडा फहराया। और आपको बता दें कि ये कई सालों बाद देखने को मिला है कि कोई गैर गांधी ध्वजारोहण करते हुए दिखाई दे रहा है, झंडा फहराते हुए दिखाई दिया और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के 1 से 48वें स्थापना दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई थी। कांग्रेस पार्टी को बने हुए आज 137 साल पूरे हुए। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का सफर आधुनिक भारत की कहानी कहता है और ये इतिहास है। इन वर्षों में भारत के हर सफल माइलस्टोन पर आपको कांग्रेस की भारत लिखी रहेगी। ये मौका एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष कांग्रेस सेवा दल अपने 100वें वर्षों में प्रवेश कर रहा है। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता और लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया। राजस्थान को ये अवार्ड PRSI द्वारा भोपाल में आयोजित 44वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान दिया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदान किया और ऐसे में इस अवसर पर सांसद राव उदय सिंह और PRSI के अध्यक्ष अजीत पाठक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और साथ ही गौरतलब ये है कि इस सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सभी 33 जिलों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के साथ ही राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं वार्ड स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लगभग 20 लाख लोगों को जोड़ा गया है। वहीं बढ़ती ठंड को लेकर हेरिटेज निगम की ओर से अधिकारियों को स्थायी और अस्थायी रूप से संचालित रैन बसेरों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने रैन बसेरों में पहुंचकर वहां यात्रियों के लिए की गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जहां कुछ कमियां पाई गई उसे फौरन दुरुस्त कराने के आदेश भी दिए गए। अगली खबर जम्मू से, जहां जम्मू के सदरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। खबरों की माने तो सभी आतंकी एक ट्रक में सवार होकर श्रीनगर जा रहे थे। इस बीच चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि कुछ और आतंकियों के छुपे होने की भी आशंका जताई जा रही है, लिहाजा सुरक्षा बलों की ओर से कई सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और सर्च ऑपरेशन के जरिए अब उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बीते दिनों सुपौल के बभनागंज गामा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार यादव के पुत्र अंकुश आनंद की कोटा में एक लॉज में संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद JAP अध्यक्ष पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात की और अंकुश की मौत पर दुख व्यक्त किया। साथ ही मामले पर निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा भी दिलाया। वहीं मीडिया के साथ रूबरू होते हुए पप्पू यादव ने एक बार फिर से BSSC पेपर मामले में सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और अधिकारियों पर संकेतिक कार्रवाई करने के लिए और सख्त कार्रवाई की मांग करी है। अभी लगातार हो रहे हैं। BSSC का पेपर लीक हुआ। हमको आप एक बात बताइए,
ये पेपर लीक होता क्यों है, कहाँ से होता है? झाड़ू आप ऊपर से देंगे कि घर से नीचे से देंगे? झाड़ू आप तो माला से हम झाड़ू मारेंगे, सीढ़ी होते हुए एक माला पर आएंगे, एक माला से हम नीचे आएंगे, नीचे से अंगना जाएंगे, अंगना से दरवाजा जाएंगे और फिर गंदगी को एक जगह किनारे में लगा देंगे। हम नीचे की बात करते हैं, ऊपर की बात कभी करते नहीं हैं। पहले मॉरल ग्राउंड हुआ करता था, एक ट्रेन एक्सीडेंट करता था और कोई घटना घटित होती थी तो कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता था। वहीं औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश अनुसार जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अपराधी को धर दबोचा है और साथ ही आपको बता दें कि बदमाशों के पास से देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन और साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि सदर एसडीपीओ स्वीटी सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वाहन जांच के दौरान 2 बाइक सवार युवक पुलिस को देख भागने लगे। शक के आधार पर उनका पीछा किया गया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान कुछ युवक पुलिस बल को लेकर भागने की उन्होंने कोशिश की। वहाँ पर जब उन लोगों को पकड़ा गया और तलाशी ली गई तो दोनों युवक ने अपना नाम मनोज यादव और उपेंद्र यादव बताया। उनके पास से एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 1.5 लाख नगद और साथ ही में 2 मोबाइल जो हैं जब्त किए गए हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि झारखंड स्थित एक पेट्रोल पंप से वो। वहीं भागलपुर के नवगछिया रंगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधुरौनी स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक गाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र छात्राएं कैमरे में डांस कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो एक फैकल्टी क्लास में शूट किया गया। वहीं से इस गाने पर एक शिक्षण संस्थान में प्रिंसिपल, शिक्षक सहित छात्रों का नृत्य करना कितना शर्मनाक है। कमरिया मोरे नजरिया मोरे। वहीं फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में बिना डिग्री डॉक्टर बनकर बच्चों का इलाज करने वाले फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि उन्हें लंबे समय से फर्जी डॉक्टर की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले पर कार्रवाई करते हुए औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें आरोपी डॉक्टर की सच्चाई सामने आ गई। फिलहाल आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 2 दिवसीय स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बलराम गुर्जर ने भाला फेंक और गोला फेंक में सिल्वर मेडल हासिल किया। और आपको बता दें कि मेडल जीतकर अपने गांव बल्लभगढ़ पहुंचे बलराम का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि बलराम गुर्जर इससे पहले सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। मैं 24 और 25 को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एथलेटिक प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें गया था खेलने के लिए, जिसमें जेवलिंग थ्रो में मेरा 2nd पोजीशन सिल्वर मेडल था और शॉर्ट पुट में मेरा 2nd मेडल सिल्वर मेडल था वहाँ पे। तो कैसा लग रहा है जब आज आपके आसपास के लोगों ने भी आपका स्वागत किया गया, कैसा महसूस लगा? मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे से सभी, मेरे आसपास के सभी हैं, पार्षद जी भी हैं, राकेश गुर्जर भी हैं, साथ में बुद्धा जी पार्षद जी भी हैं, साथ में राठी जी भी हैं। इन्हें देख के मेरे को बहुत खुशी हुई है कि मैं ऐसे इनके साथ में रहा हूँ। इन्हें इतनी उम्र में भी 55 साल की में इतना अच्छा काम किया, मेडल लाए। इनको सभी नौजवानों को सीख लेनी चाहिए इनसे। बलराम जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि इनसे कुछ सबक लें और अपनी तैयारी करें और मेडल लाएं। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें लखनऊ से, जो कि यूपी बीजेपी संगठन को लेकर है। ये बड़ी खबर, प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को केंद्रीय संगठन में
मिल सकती है जिम्मेदारी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है और यह प्रस्तावित दौरा होगा। जेपी नड्डा के निर्देश पर संगठन में बड़े बदलाव होंगे और नीतिगत बदलाव किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी संगठन को लेकर बड़ी खबर है, जो कि अब प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नीतिगत बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है पार्टी। और ऐसे में जनवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष प्रस्तावित दौरे पर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के निर्देश पर संगठन में बड़ा बदलाव होगा, जिससे पार्टी की आगे की रणनीति तैयार होगी। बीजेपी संगठन का यह बड़ा बदलाव प्रदेश में देखने को मिल सकता है। प्रदेश में कुछ पदाधिकारियों को केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए ब्रजेश श्रीवास्तव। ब्रजेश जी, जिस तरह से अब ये खबर सामने आई है, बीजेपी संगठन की बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति तैयार होगी, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही निकाय चुनाव टलते हुए नजर आ रहे हों, बावजूद इसके जो बीजेपी का जो है केंद्रीय संगठन है, वो इस पूरे मसले को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई ढील नहीं बरतना चाहता। और इसके साथ ही 2024 का चुनाव भी चूंकि अब बेहद ही कम समय बचा है, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की तरफ संगठन और सरकार में समन्वय बिठाने के लिए, इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो बोर्ड और अलग अलग जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको कैसे भरा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके साथ बीएल संतोष केंद्रीय संगठन मंत्री, वो यहाँ पर जो है पहुंचेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में ये पूरी बैठक होने की संभावना है, लेकिन बैठक का जगह अभी तय नहीं है। बहुत संभव है कि बैठक लखनऊ में होगी, लेकिन इसके साथ ही ये बैठक काशी में भी आयोजित हो सकती है। तो अभी जगह तय नहीं की गई कि बैठक कहां पर होगी, लेकिन इस बात की संभावना प्रबल है कि संभवतः लखनऊ में बैठक होगी, क्योंकि इसमें संगठन से जुड़े हुए और सरकार से जुड़े हुए तमाम नुमाइंदे इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव के बाद ये जो पूरी स्थितियां बनी हैं, इन स्थितियों से कैसे पार्टी डैमेज कंट्रोल करे, कैसे विपक्षियों के हमलों का सामना करे, इसको लेकर के भी रणनीति तैयार होगी। तो बेहद ही अहम बैठक होने जा रही है जनवरी के पहले सप्ताह में। नए साल में भारतीय जनता पार्टी नई जो है नीति के साथ 2024 की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करेगी। खुद को जो है तैयार करने के साथ साथ जो है किस तरीके से आगे की लड़ाई किस मुद्दों को लेकर के लड़ी जाएगी, इसको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। तो बेहद अहम बैठक होने जा रही है जनवरी के पहले सप्ताह में। अब बिल्कुल ऐसे में एसके आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जेपी नड्डा का प्रस्तावित दौरा भी है, तो इस दौरे से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अभी तक तिथि को फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में यह बैठक होगी और इस बैठक में उन सीटों को लेकर के जो है रणनीति तैयार की जाएगी। जो पहले जो कुल मिलाकर के 14 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों को जो है बीजेपी जो है जीत पाने में नाकामयाब रही थी, लेकिन 2 सीटें वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, यानी 12 सीटें अभी ऐसी हैं जो 12 सीटों पर जो मैनेजमेंट होगा, जो ऐसी सीटें जो सीटें हारी हुई सीटें थी, उन सीटों को कैसे वापस लिया जाए, उन सीटों पर क्या स्ट्रेटजी तैयार किया जाए। तो इस वक्त जो है बीजेपी संगठन के निशाने पर वो तमाम सीटें हैं जिसमें लोकसभा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, या जिन्हें नजदीकी अंतर से जिन सीटों को बीजेपी जीतने में तो कामयाब हो गई थी लेकिन वो गिरते पड़ते जीत हुई थी। तो उन तमाम सीटों को लेकर के अब नए सिरे से मैनेजमेंट किया जाएगा। इस वक्त वो तमाम सीटें ऐसी भी हैं कि जहां से प्रत्याशियों को बदला जा सकता है आगे आने वाले समय में। तो वो इसको लेकर के जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो भी इस बैठक में रखी जाएंगी और उसको लेकर के चर्चा होगी। तो जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद होंगे, क्योंकि 23 जनवरी से जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा।
नया अध्यक्ष क्या जेपी नड्डा को रिपीट किया जाएगा या फिर कोई नया चेहरा आएगा, ये तमाम कश्मकश चूंकि दूसरे सप्ताह के बाद शुरू हो जाएंगी, इसलिए जनवरी के पहले सप्ताह में संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी बैठक होगी जिसमें खुद केंद्रीय संगठन मंत्री जो है BL संतोष भी शामिल होंगे। इसके साथ ही जो है जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश स्तर के जो बीजेपी के संगठन के नेता है वो सभी इस बैठक में रहेंगे। और इस बैठक से पहले भी ये तय किया जा रहा है कि शायद कार्यकारिणी को लेकर के कुछ फैसला हो सके या फिर इस बैठक के बाद जो है जो कार्यकारिणी में जो है बदलाव, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े लेवल पर बदलाव होना है, तो ये भी संभव है कि इस बैठक के बाद वो तमाम नाम तय किए जाए, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी से भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसमें कुछ को केंद्रीय संगठन में जगह दी जाएगी, कुछ नए चेहरों को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। तो वो एक तरह से रिशफल होना है, रिस्ट्रक्चर होना है पूरे संगठन को जो है, तो उसको लेकर के भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी। अब बिल्कुल ब्रजेश, और ऐसे में बदलाव को लेकर भी बात सामने आई है क्या कि बदलाव किया जा सकता है इस संगठन में? बैठक के बाद जो प्रस्तावित दौरा है उसमें कई बैठकें भी होंगी, और ऐसे में किन बदलावों पर इशारा किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रदेश संगठन मंत्री नए आ चुके हैं, लेकिन अगर प्रदेश कार्यकारिणी में अब तक बदलाव नहीं हुआ, कई ऐसे चेहरे हैं जो सरकार में भी हैं और संगठन में भी हैं, बल्कि बीजेपी का एक पद एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। ऐसे में जो है वो तमाम चेहरे, वो फिर चाहे के शर्मा हो, दया शंकर सिंह हो, इसके साथ ही और अन्य जो है तमाम मंत्री हैं जो है जो इस वक्त संगठन में भी है और उसके साथ वो जो है सरकार में भी शामिल हैं। तो अब संगठन को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करना है। संगठन में प्रदेश कार्यकारिणी, इसके साथ ही जिला कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी, इन सभी कार्यकारिणियों का गठन होना है। लेकिन निकाय चुनाव की वजह से उन कार्यकारिणियों के गठन को रोका गया था, लेकिन अब चूंकि निकाय चुनाव टलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब फिर से नए सिरे से जो है ये हो गया कि नए साल में अब नई कार्यकारिणी बनेगी। तो इस कार्यकारिणी में कौन कौन सा चेहरा, जो कुछ केंद्रीय संगठन में यहां से भेजे जाएंगे, कुछ लोगों को, नए चेहरों को प्रदेश कार्यकारिणी में लाया जाएगा, नए दायित्व दिए जाएंगे, तो वो पूरी कार्यकारिणी का गठन होना है। तो अब वो इसी जनवरी के महीने में कार्यकारिणी का गठन होना, यानी निकाय चुनाव से पहले कार्यकारिणी का गठन होगा। तो ऐसे में बेहद अहम होगा में क्या कुछ रणनीति बनती है, क्या कुछ इस दौरे से निकल कर आता है, बेहद दिलचस्प। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।